ट्राइंगल्स। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है सर्वांगसम। देखो सर्वांगसम क्या होता है, दो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती है यदि उनके आकार में शेप और उनके माप इनकी साइज समान हो। तो दो आकृतियाँ ज्यामितीय आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम। अगर वो शेप में और साइज में इक्वल होंगी तो उसको सर्वांगसम बोलेंगे। फिर उसके बाद समरूप आकृतियाँ, दो ज्यामितीय आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो परंतु उनकी माप समान ना हो। उनके आकार यानी कि शेप तो सेम होगी बट उनका जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप उसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, यदि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तथा उनके संगत कोण बराबर हो तो उसको हम समरूप आकृतियाँ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसा है। अब सेम जो इनका आकार है वो क्या है, बिल्कुल सेम है बट इनका साइज़ क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC ये होता है साइन किसका, समरूप का साइन होता है ट्राइंगल EFG। देखिए ये सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों शेप में क्या है, समान है बट इनके साइज डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप बहुभुज, बहुभुज की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए तो बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि, अब जो हमारे पास ट्रायंगल होंगे वो भी समरूप कहलाते हैं यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली कंडीशन है उनके संगत कोण समान होने चाहिए और उनके संगत भुजाएं समानुपाती या समान अनुपात में हो। तो देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है जिनका शेप क्या है, सेम है बट साइज क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो जो एंगल P है यहाँ पर वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल A के। ऐसे ही एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल Q के। और एंगल C किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल R के। ये तो हो गए एंगल की बात, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन AB, जो AB साइड है हमारी ये किसके अपोजिट रेशो में होनी चाहिए, PQ के। ऐसे ही जो AC है वो किसके अपोन में होनी चाहिए, रेशो में PR के। और सिमिलरली जो BC है वो QR के रेशो में इक्वल डिवाइड होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ट्राइंगल ABC समरूप है, ये समरूप का साइन होता है ट्राइंगल PQR के, ट्राइंगल PQR के समरूप हैं। अब चलते हैं 7.1 एक्सरसाइज पर। देखिए 7.1 एक्सरसाइज है, सभी व्रत होते हैं। देखिए जो सभी व्रत होते हैं, मान लो हमने एक व्रत ड्रॉ किया है और एक इससे बड़ा। तो देखिए व्रत क्या होते हैं, शेप में तो सेम है बिल्कुल बट साइज में डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। समरूप सभी वर्ग, मान लो तुमने एक वर्ग बनाया है और एक बड़ा वर्ग बना दो, तो ये साइज में तो सेम है, सॉरी साइज में डिफरेंट है, बस शेप में क्या है, शेप में सेम है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, समरूप। सेम यहाँ पर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु मीन्स जिनकी साइडें तीनों इक्वल होती हैं। एक हमने इससे बड़ा मान लिया, तो देखिए यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है ये सेम शेप के हैं, इसलिए इनको बोलेंगे समरूप। नेक्स्ट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, जिनमें क्या होगा, भुजाओं की संख्या समान होगी तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, अभी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं किस अनुपात में होनी चाहिए, एक अनुपात में होनी चाहिए, समानुपात, समानुपाती बोलते हैं जिसको, कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब हम कह सकते हैं कि दो बहुभुज समरूप हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ। देखो समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था, ये जो समरूप होते हैं वो क्या होते हैं,
शेप में बिल्कुल सेम होते हैं बट साइज में डिफरेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल लिया था हमने, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुजों का जो युग्म होता है वो समरूप आकृतियाँ होती हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर सेकंड पार्ट है इसका, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं होती। अब ऐसी आकृतियाँ तो मान सकते हो कि समबाहु त्रिभुज और वृत्त या वर्ग ले सकते हो उसके साथ, जो हमारी क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि इसका शेप कुछ और है, इसका शेप कुछ और है, इसलिए ये समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। डायग्राम दे रखा है। P Q R S A B C D, यह है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। ये कितने हैं, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, समरूप है या नहीं। तो समरूप के लिए हम क्या चेक करते हैं, उनके जो एंगल है वो सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो उनकी साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन देखते हैं, क्या एंगल P एंगल Q के, एंगल P एंगल A के इक्वल है। देखिए ये तो 90 का है बट ये 90 से कम हो रहा है, यहाँ पर होता तो 90 होता, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए एंगल जो B है वो भी नॉट इक्वल टू है एंगल Q के। और सेम एंगल जो R है इस वाले डायग्राम में नॉट इक्वल टू है एंगल C के। और ऐसे ही एंगल S है नॉट इक्वल टू है एंगल D के। तो पहली कंडीशन तो फेल हो गई यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या था, रेशो इक्वल होना चाहिए। देखिए ये साइड PS अपॉन DA इज इक्वल टू PQ अपॉन AB और सिमिलरली RS अपॉन DC। तो PS की वैल्यू क्या है, 1.5 अपॉन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है, 1.5, AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू RS की वैल्यू 1.5 और 3 सेंटीमीटर। तो देखिए दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट पहली कंडीशन नॉट सेटिस्फाई है, इसलिए इनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम क्या लिख देंगे कि ये सर्वांगसम नहीं है। तो चतुर्भुज PQRS, चतुर्भुज PQRS डज नॉट समरूप, या ये होता है समरूप नहीं है, इसको हमने काट दिया। तो समरूप नहीं है किसके, चतुर्भुज या वर्ग लिख सकते हैं ABCD के। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले हमें ये थ्योरम समझना बहुत आवश्यक है। थ्योरम का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलती है ये थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि जो ये वाली भुजा है इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए, ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि जो दो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इस थ्योरम में अनुपात को प्रूफ करना है। जैसे जो ये AD है, AD अपॉन, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन
ई सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं और सिमिलरली ऐसे यहाँ पर करते हैं, इसको यहाँ पर मिला देते हैं और ऐसे ही इनका मिड पॉइंट लेकर हम इसको यहाँ पर मिला देते हैं और ऐसे ही यहाँ पर मिला देते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ई, इसको नाम दे ई तो दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं एफ और इसको नाम देते हैं जी। तो इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम इसको प्रूव करते हैं, कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करना है। तो देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ए डी और ई, ट्राइंगल ए डी ई। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, इनके आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार अगर हम इसको लेट करते हैं ए डी को, एक 1/2 ए डी आधार हो गया और ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर ई एफ। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम निकालते हैं देखिए अब हम अगर हम इसको बेस मानकर चलते हैं तो क्या होगा, आल्सो 1/2। अब बेस अगर हम इसको मान रहे हैं ए ई को, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर डी जी हो जाएगी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यही काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये इनमें करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल बी ई ओ डी, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए इसका आधार क्या है, इस वाले ट्राइंगल का आधार क्या है बी और डी, और ऊंचाई देखिए हमने क्या करा है, ये जो हमने ड्रॉ करी है लाइन, हम इसको क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मानेंगे, इसकी ऊंचाई मानेंगे। तो बी डी आधार हो गया और ऊंचाई क्या हो गई ई एफ हो गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। आल्सो यही काम इस वाले ट्राइंगल में करेंगे हम, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए आधार क्या है यहाँ पर सी ई है और ऊंचाई क्या मानेंगे यहाँ पर हम डी जी मान लेंगे। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो हमें प्रूव करना था ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ई जी। तो देखिए ए डी आपका ये है और डी बी कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, डी बी ये रहा। तो क्या करते हैं हम रेशियो ले लेते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3। हम इक्वेशन 1 और 3 का रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 1/2 ए डी इंटू ई एफ और एंड यहाँ पर लिख देते हैं एंड द रेशियो 2/4 का रेशियो ले लेते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं। 1/2 ए डी इंटू ई एफ और रेशियो 3 वाले के साथ 1/2 बी डी इंटू ई एफ इज इक्वल टू इक्वेशन 2 एंड 4 का रेशियो। इक्वेशन 2 क्या थी 1/2 ए ई इंटू डी जी 1/2 सी ई इंटू डी जी। देखिए डी जी से डी जी कट हो गया, ई एफ से ई एफ, 1/2 से 1/2 से ये कट हो गया। तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई
अपॉन ई सी। तो यही हमको प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर, यही आपकी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाती है। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, आपको इस थ्योरम से एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए एक्सरसाइज 7.2 में, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, ई सी एंड ए डी हमें बताना है दोनों डायग्राम में। तो फर्स्ट के लिए हम निकालते हैं, इसमें हम बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होती थी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर डी ई पैरेलल है, अगर कोई रेखा दूसरी के पैरेलल है तो क्या होगा, उनका अनुपात इक्वल होगा, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई और ई सी के। ये कैसे किया है हमने, अभी थ्योरम प्रूफ की थी उसकी हेल्प से किया है ऐसे। अब ए डी की वैल्यू देखिए 1.5 गिवन है क्वेश्चन में, और इसमें 3 है, ए ई की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर एंड ई सी हमें निकालना है। तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको काट लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा 0.5। तो ई सी आ गया 1/0.5, ये आ गया ई सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपकी ई सी आ गई। सेम यही प्रोसेस हम इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तब क्या लिख सकते हैं हम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी बी 7.2 सेंटीमीटर है, ए सी 1.8 है और 5.4 ई सी है, ये 7.2 थी। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गई, 18 तिया 54, 3 से इसको कट कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें थ्योरम का यूज़ करना है, बस आपको ये याद रखनी है थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट गिवन है और क्वेश्चन बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर ई और एफ बिंदु स्थित हैं, और प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। जो ई एफ है, ई एफ ये समांतर होगा किसके, क्यू आर के। देखिए ये समानुपातिकता जो थ्योरम थी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स पार्ट करना है। अभी हमने क्या किया था, अगर दो रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर है तो उनका जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। बट अगर हम ऐसे बोल दें कि दो रेखाओं का रेशो इक्वल है तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हमें इसमें यही निकाल के दिखाना है कि रेशो अगर इक्वल हो जाए तो वो रेखा समांतर हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में गिवन है पी ई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर एंड पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए हम थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम क्या होती है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी ई की वैल्यू है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू है 3, पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4। तो देखिए क्या ये इक्वल आ रही है, इसको कट कर देते हैं, 13 3 39 यानी कि 1.3 आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 12 से काट लेते हैं, 12 3 36, 12 दूनी 24, 1.3 इज इक्वल टू 3/2, इसको ऐसा कर देते हैं 13/10
क्या ये इक्वल आ रहे हैं? देखिए ये यहाँ पर जो रेशो है इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए नॉट इक्वल टू। सो जो ई एफ और क्यू आर लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ये पैरेलल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ई एफ नॉट इक्वल टू क्यू आर, यानी कि इनका जो रेशो है वो इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए ये समांतर नहीं होंगी। सेकंड पार्ट में देखिए, आपको सेकंड पार्ट में बोला गया है पी ई 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ 9 सेंटीमीटर। तो हम रेशो ले लेते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी ई की वैल्यू रखते हैं 4 और ई की वैल्यू रखते हैं 4.5, पी एफ की वैल्यू रखते हैं 8 और रखते हैं 9। पॉइंट उड़ाई, यहाँ पर 0 बढ़ा दी। अब हम 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 नहीं 45। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा कि दोनों के दोनों जो रेशो हैं इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हो जाएगी। तो ये बी पार्ट भी हो गया आपका। देखिए यहाँ पर रेशो बनाते हैं हम, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी ई की वैल्यू क्या है 0.18 और ई क्यू, देखो यहाँ पर आपको ई क्यू नहीं दिया गया है, उसने पी क्यू दे रखा है, तो हम उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू माइनस का पी ई, ये हमने निकाल लिया। और ऐसे पी एफ गिवन है 0.36 और एफ आर भी नहीं दिया हुआ है बट पी आर दिया हुआ है, तो पी आर में से हम इसको माइनस कर सकते हैं। पी आर माइनस का एफ आर 0.18, ये क्या है पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू 1.28 और इसकी वैल्यू पी ई की 0.18 इज इक्वल टू 0.36, पी आर की वैल्यू 2.56 माइनस का एफ आर की वैल्यू एफ आर अच्छा, यहाँ पर एफ आर बचाना था, यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी एफ। तो पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ 0.36। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 9/55 इज इक्वल टू 9/55। तो देखिए दोनों का रेशो इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। ई एफ अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो ये आपके तीनों के तीनों पार्ट हुए सेकंड क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो हम इस वाले ट्राइंगल में इसकी बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी की। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं, और रेशो से हम वो उनको समांतर, जब समांतर दे रखा है तो रेशो हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो ए एम अपॉन एम बी हमने लिख दिया, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए एल अपॉन एल सी। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में हमने क्या कर दिया, ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन एल सी। यहाँ पर ये हमने समीकरण 2 बना दी। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने इन दोनों को इक्वल लिख दिया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हमने इक्वल लिख दिया। अब देखिए हमें प्रूफ कर क्या करना था, ए एम अपन ए बी, और हमारा आ रहा है एम बी। ऐसे ही ए एन और नीचे आ रहा है ए डी, बट यहाँ पर एन डी आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, और इसमें हम
देखिए हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं इधर भी और इधर भी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर MB प्लस का AM और अपॉन AM। ऐसे यहाँ पर ND प्लस का AN अपॉन AN। MB प्लस का AM, MB और प्लस का AM को हम क्या लिख सकते हैं, MB प्लस का AM को हम AB लिख सकते हैं डायग्राम से, और AM एज इट इज़। फिर ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, N और D लिख सकते हैं और AN एज इट इज़। इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं, AM अपॉन AP इज इक्वल टू AN अपॉन ND। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन में DE समांतर है, जो DE है वो समांतर है किसके, AC के, और जो DE है वो किसके समांतर है, AE के। DF होगा, सॉरी यहाँ पर DF, हाँ यहाँ पर है DF समांतर है किसके, AE के। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो देखिए ट्राइंगल BAC ले लेते हैं, BAC, ट्राइंगल BAC। देखिए BAC, ट्राइंगल BAC, तो इसमें हमारा रेशो क्या बन जाएगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE यहाँ से यहाँ तक और EC। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब त्रिभुज BAE में, जो BAE है इसमें निकालते हैं, इस वाले ट्रायंगल में रेशो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BD अपॉन DA या AD इज इक्वल टू BF और FE। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या कर देते हैं, देखो ये भी BD अपॉन AD है, ये भी BD अपॉन AD है। तो हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। देखिए ये प्रूफ करना था हमें, BE EC और BF अपॉन FE, ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाकर इसको प्रूफ कर दिया। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनका रेशो भी इक्वल ही होता है। 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में बोला गया है कि DE समांतर है OQ के। जो DE है वो समांतर है OQ के, और जो DF है वो समांतर है OR के। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है EF पैरेलल है QR के। EF पैरेलल है किसके, QR के। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, रेशो लेके चलेंगे, और हम इसको रेशो इक्वल लेके चलेंगे ट्रायंगल के अंदर, और ये प्रूफ कर देंगे कि ये समांतर हैं। तो देखिए ट्रायंगल PQO में, जो PQ और O है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, QE और EP लिख सकते हैं इज इक्वल टू OD अपॉन DP। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको नाम। फिर अब ट्रायंगल POR में, POR में सेम वही R से F पर चले, फिर F अपॉन P आ जाएगा, अपॉन इज इक्वल टू फिर OR या OD लिख सकते हैं, OD अपॉन DP, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए RF अपॉन PF और OD अपॉन DP, इसकी वैल्यू भी है QE और EP। तो देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है,
यानी कि सेम आ रही है, तो हम इनको जो इधर के लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट है वो इक्वल रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यू ई अपॉन ई पी इज इक्वल टू आर एफ अपॉन एफ पी। देखिए क्यू ई अपॉन ई पी, क्यू ई है जो क्यू और ई अपॉन ई पी ये, और आर और एफ पी। जब ये क्या है, एक दूसरे का जो रेशो है, इन लाइंस का जो रेशो है वो क्या है, इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, अतः जो ई और एफ लाइन है, ई एफ जो रेखा है वो समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। यही प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी होती है कि अगर दो रेखाओं का रेशो इक्वल है तो वो समांतर हो जाएंगी, या रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनका रेशो इक्वल होता है। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स देखिए 6th क्वेश्चन बोला गया है ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित है तथा बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। तो दिखाइए कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो हमने डायग्राम बना लिया है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें दिखाना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, अगर इसमें मैं अपनी थ्योरम लगाता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए पैरेलल है, तो अगर पैरेलल होता है तो रेशो भी इक्वल होगा। तो ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, तब क्या होगा, समानुपातिकता जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ पी अपॉन बी क्यू। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही हम इस वाले ट्राइंगल में निकालते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ आर, यहाँ से भी हम क्या करते हैं, जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, दो भुजाओं का रेशियो हम इक्वल लिख सकते हैं। देखिए ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ पी अपॉन बी क्यू और ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है ये क्वांटिटी इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। देखिए ओ बी और बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, जब इन दोनों का रेशो इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने इसको प्रूफ कर दिया कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए एक त्रिभुज है और इसमें है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। हमने मान लिया त्रिभुज की मध्य भुजा का बिंदु डी है और इससे अगर हम एक रेखा खींच रहे हैं दूसरी रेखा के समांतर, तो ये जो रेखा खींची है ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, इस वाली को, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमें प्रूफ करना है, किससे करना है, बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है हमको। तो आइए देखिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी से है उसमें जो ये वाली साइड है इसका मध्य बिंदु क्या है, डी। लिखेंगे डी ए बी का मध्य बिंदु है और जो एम है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, हमने खींच दी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके क्या है, उसको समद्विभाजित कर रहा है इस वाली रेखा को दो बराबर भागों में। तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहाँ से इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से
एक बात और लिख सकते हैं कि जो AD है, AD किसके इक्वल है, DB के। तो AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर हम थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन और AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसके अकॉर्डिंग इसको 1 नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो EC इधर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा AE। तो देखिए AE बराबर EC, इसने इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जो एक रेखा खींची थी D और M, इसने क्या करा है, इसको AC को समद्विभाजित कर दिया। अतः रेखा M AC को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये लिख देंगे। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। एक त्रिभुज बना लिया और हमने इनके मध्य बिंदु D और E मान लिए। अब जो ये रेखा आई है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो रेखा है ये क्या है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हमें ये प्रूफ करना है और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है उसका यूज़ करना है। यानी कि अगर हम पैरेलल लेके चल रहे हैं तो क्या करते थे, हम रेशो इक्वल दिखाते थे, और यहाँ पर हम रेशो इक्वल लेके चलेंगे तो पैरेलल दिखाएंगे 2 रेखाओं को। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में हम क्या लिख सकते हैं, जो AD है वो किसके बराबर है, DB के। तो AD अपॉन DB किसके इक्वल आ गया, 1 के। तथा जो AE है वो किसके बराबर है, EC के। तो यहाँ से क्या आ गया, AE अपॉन EC 1 के इक्वल आ गया। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों 1 के इक्वल है तो दोनों इक्वल रख देते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। तो देखिए अगर AD अपॉन DB हैं, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है, तो हम क्या कह सकते हैं कि DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। DE किसके पैरेलल हो गया, BC के। ये तो हमें प्रूफ करना था कि जो एक तीसरी भुजा की जो हमने मध्य बिंदु लिए थे वो वाली भुजा जो है वो तीसरी भुजा के समांतर है। तो हमने यहाँ से बता दिया कि ये जो रेखा हमने खींची थी D और E, ये DC के समांतर हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन में बोला गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिखाइए कि AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें प्रूफ करना है। तो अपने डायग्राम बना लिया, AB जो पैरेलल है वो किसके हैं, CD के, और इनका एक मध्य बिंदु ले लिया हमने, इनके विकर्ण मिला दिए, और जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को कट कर रहे हैं उससे हमने एक रेखा खींच दी और E और F हमारी एक रेखा आ गई। तो अब हमें प्रूफ करना है ये वाली चीज़। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ADC में इन ट्रायंगल ADC, इनके ट्रायंगल ADC में एक OE जो है, OE रेखा है वो किसके पैरेलल है, C और D के पैरेलल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू OC अपॉन OA। ये लिख सकते हैं यहाँ से हम। AE देखिए AE हमने पहले लिखा था तो AO ऊपर लिखते हैं, AO ऊपर लिखते हैं और OC नीचे लिखते हैं, OC। इसको काट के आप ऐसे लिख दो कि
ए ई अपॉन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी और डी की। देखो ए बी डी में जो ओ ई है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अब तो हमने इसके पैरेलल मानी थी इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में क्या करना है, जो ये वाली है ओ ई जो रेखा है वो ए बी के पैरेलल ये मान रहे हैं हम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई, यहाँ से ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, और बी ओ या ओ बी, बी ओ अपॉन ओ डी ये लिख सकते हैं हम। यहाँ से देखिए बी ओ और ओ डी ये लिख लिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ए ओ अपॉन सी ओ और ओ बी अपॉन ओ डी दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी ये हम लिख सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ। तो बी ओ कहाँ है, नीचे आना चाहिए। तो ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, ये सी ओ वहाँ पर चला गया, और ओ डी नीचे है। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो दिखाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। हमें समलंब प्रूफ करना है। तो देखिए जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया है उसका बिल्कुल हमें रिवर्स चलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेंगे, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डी ओ। तो हम इसको यहाँ पे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमने ऐसा बना लिया जैसे पीछे हमने क्या करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको आगे पीछे कर लिया था। तो हमने भी यहाँ पर भी ऐसा करा है कि सी ओ नीचे ले आए हम, और ये बी ओ वहाँ पर भेज दिया हमने, इसको एज इट इज़ रखा है हमने। तो ये आ गया हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ट्राइंगल में बात करते हैं ए बी सी, सॉरी ए बी और डी में अगर बात करते हैं हम ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या होगा, देखो यहाँ से ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ डी आ जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए बी ओ और ओ डी समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। तो अगर ये ऐसा है, ए ई अपॉन सी डी है, ए ई अपॉन ई डी और इज इक्वल टू ए ओ और सी ओ है, तो हम ई ओ को सी डी के पैरेलल लिख सकते हैं, नहीं। तो ई ओ जो रेखा है उसको हम पैरेलल लिख सकते हैं डी सी के या सी डी के। ये हमने लिख दी। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से हमने यूज़ किए। अब हम ट्राइंगल में बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, ADC में देखिए ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ये तो पहले वाला ही बन गया, ये वाला ही आ गया। यहाँ से ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। तो अगर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो देखिए यहाँ पर ए डी सी
देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ए ई डी और ए ओ अपॉन सी ओ, यानी कि जो ई ओ है वो पैरेलल हो गए किसके, ए बी के। जो और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। जो ए बी है वो पैरेलल हो गए सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक समलम होगा। ए बी सी डी समलम होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।